हेलो साथियों, नमस्कार। सक्सेस विथ वीके में आपका स्वागत है। तो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने यानी कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में अंतर देखा था। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं संविधान। तो यह दो शब्दों से बना, सम और विधान। सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है कानून। यानी ऐसा कानून जो सबके लिए बराबर हो। तो भारत में कोई राजा हो या महाराजा हो, कोई भी राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबके लिए क्या है, कानून बराबर है। तो संविधान का एक परिभाषा और होता है। यह परिभाषा है कि अगर किसी देश का आप शासन चलाएंगे तो कोई आधार होता है, तो जिसके आधार पर किसी देश का शासन चला जाता है उसे क्या कहते हैं, संविधान। अब यहीं हम पॉलिटी समझ लेते हैं। तो अब देखिए, पॉलिटी का हिंदी होता है राज्य व्यवस्था। यहाँ राज का मतलब हो गया देश, व्यवस्था का मतलब इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। तो अगर आप कोई भी देश चलाएंगे तो वहाँ व्यवस्थाएं चाहिए कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर कानून व्यवस्था ठीक बनाना है तो पुलिस प्रणाली चाहिए। पुलिस प्रणाली में जैसे दरोगा से लेके एसपी तक जिले में चलता है। उसके बाद न्याय व्यवस्था में मतलब कि न्याय प्रणाली चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। तो यही है, अगर हम संविधान को लागू करेंगे तो जो जो व्यवस्थाएं आती हैं उन्हें क्या कहते हैं, राज व्यवस्था या पॉलिटी। अब हम ये दो शब्द प्रयोग किए हैं, शासन और प्रशासन। तो हम यहाँ मतलब समझेंगे शासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है। यह भोजपुरी गानों में भी खूब प्रचलित है इस समय। शासन का मतलब होता है जो कानून को बनाता है। तो जो कानून को बनाता है उसे शासन कहते हैं, और जो कानून को लागू करता है उसे प्रशासन कहते हैं। तो इसीलिए जो भी जिम्मेदारियां ज़्यादातर होती हैं प्रशासन को ठहरा दिया जाता है, लेकिन उतने ही जिम्मेदार कौन होते हैं, शासन के लोग। जैसा आप कानून बनाएंगे धरातल पर यानी व्यक्तियों के लिए, वैसा ही लागू किया जाएगा। तो हमने उसके बाद समझे थे भाग कितना है। तो जो संविधान है उसमें कितने भाग हैं, 22। यानी मूल संविधान में 22 हैं, लेकिन वर्तमान में संशोधन करके 25 कर दिया गया है। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको कितना टिक करना है, 22 करना है, ठीक है। उसके बाद अनुसूचियों की जो संख्या है वो कितना है, वर्तमान में 12 है, लेकिन मूल संविधान में कितना था, 8 था। और अनुच्छेद की संख्या जो मूल संविधान में वो कितना, 395 है। लेकिन वर्तमान में संशोधन करके जैसे ABC जोड़ करके 465 तक पहुंच गया है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, भाग भी पढ़ेंगे, अनुसूची भी पढ़ेंगे और अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो अनुसूची जो है वह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब आज से हम अनुसूची प्रारंभ करेंगे। तो जो 12 अनुसूचियाँ हैं उनको हम विस्तृत में देखेंगे, जिससे आपका जो भी एग्ज़ाम हो वह आप आसानी से क्रैक कर सकें। तो देखिए, जो अनुसूची प्रथम है उसमें क्या उल्लेख किया, राज्यों का उल्लेख। किसका उल्लेख है, राज्यों का। इसे इंग्लिश कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो देखिए, जब भी आप जाएंगे एग्जाम में तो यूनियन शब्द जहाँ रहेगा वही टिक करना है, क्योंकि फेडरेशन माने भी क्या होता है, संघ होता है। क्या होता है, संघ होता है। और यूनियन माने भी संघ है। भारत क्या है, यूनियन है, मतलब, और फेडरेशन भी है। फेडरेशन जैसे कनाडा, अमेरिका, ये हैं। अब देखिए राज्यों का उल्लेख। इस समय देखिए भारत है, इसका संविधान में 2 नाम है, एक तो इंडिया और एक है भारत। तो वो संविधान में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है। अब यही विवाद में चल रहा था, यानी भारत में जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक तो कांग्रेस है, एक बीजेपी। तो कांग्रेस के लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया, मतलब कई पार्टियों के समूह में चुनाव लड़ने के लिए, जो वर्तमान लोकसभा है उसे उन्होंने इंडिया नाम दिया। इसका जो विरोध कर रहे हैं बीजेपी, यानी जो वर्तमान सरकार में, कहते हैं इंडिया जो शब्द है वो विदेश के द्वारा दिया गया है। वह जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत को गुलाम बनाई थी 200 सालों तक, उससे लिया गया है। यही विवाद चल रहा है, हम लोग आगे भी समझेंगे। तो यहाँ एक प्रश्न यह पूछता है कि जो मतलब संविधान है इसमें मतलब भारत का कई नाम है, आर्यावर्त है, कई नाम है, हिंदुस्तान है, लेकिन संविधान में सिर्फ 2 नाम है, एक तो भारत है और एक है इंडिया। यही आपको अगर प्रश्न में आता है तो यही टिक करना है। अब देखिए राज्यों का उल्लेख है। तो वर्तमान में जो भारत में राज्य हैं वो कितने हैं, 28 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। अब जो राज्यों की संख्या 28 है उसमें यह प्रश्न पूछता है कि जो वर्तमान में राज्य बना है, सबसे नवीनतम राज्य कौन है, तेलंगाना। कौन है, तेलंगाना।
तीन राज्यों का निर्माण 2000 में हुआ था। उसमें एक छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है और झारखंड है। ठीक है, ये तीनों राज्यों का निर्माण हुआ था। अब हम लोग समझते हैं जो उत्तर प्रदेश है बहुत विशाल राज्य है, यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है और वैरायटी यानी विविधता भी ज़्यादा है। तो उत्तराखंड के जो लोग थे और पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था, तो वहाँ के लोगों के साथ भेदभाव होता था, इसलिए उन्होंने विरोध करके, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ अधिक है, विरोध करके एक अलग राज्य का बनाया। तो उत्तराखंड उसका नाम है, उत्तर का मतलब हो गया नॉर्थ और खंड का मतलब हो गया भाग। तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर का खंड था उसी का नाम क्या रख दिए, उत्तराखंड रख दिए। उसके बाद जो ये झारखंड का निर्माण हुआ बिहार से हुआ है। तो झारखंड और बिहार में जानते, बिहार में गरीबी आज भी है और झारखंड में, तो झारखंड में जो है वह मतलब मिनरल्स खूब पाए जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, उसका उपयोग अन्य राज्य वाले करते हैं। इसी से नाराज़गी होकर बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया। आगे चलकर जो मध्य प्रदेश है उससे किसको अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ को। अब देखिए यहाँ तक राज्य हम लोग समझ लिए, 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। अब 8 कैसे केंद्र शासित प्रदेश से, जब मतलब भारत में जो शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी वह 6 था, लेकिन वर्तमान में कितना है, 8 है। तो कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम लोग पहले समझते हैं कि अगर किसी भी राज्य को केंद्र शासित घोषित किया जाता है तो क्यों घोषित किया जाता है। इसके मूलभूत 2 या 3 मतलब कि लक्ष्य हैं जिसके आधार पर किसी को भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाता है। पहला यह है कि वहाँ सामरिक महत्व का हो। सामरिक महत्व का मतलब होता है कि वो मतलब कि मिलिट्री रूप से मतलब कि किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी हो। दूसरा है वहाँ का शासन व्यवस्था, अगर शासन व्यवस्था वहाँ कम सही है तो वहाँ मतलब केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो दिल्ली को हम लोग जानते हैं, दिल्ली हमारा मतलब नई दिल्ली वर्तमान में भारत की राजधानी है। इसी दिल्ली से मतलब एक प्रश्न पूछता है दिल्ली एनसीआर क्या है, तो एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। इसका मतलब यह है कि मतलब जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने लगा और आबादी बढ़ने लगा, क्योंकि राजधानी है तो विकसित है, वहाँ उद्योग हैं, कई धंधे हैं, जिससे अन्य राज्यों के लोग वहाँ पर जाके बसने लगे। जब बसने लगे तो वहाँ का आबादी बढ़ने लगा। तो दिल्ली के जो सरकार है और भारत सरकार ने एक प्लान बनाया कि जो दिल्ली से सटे हुए मतलब क्षेत्र हैं उनको क्या किया जाए, मतलब दिल्ली के जैसा विकास कर दिया जाए। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एनसीआर अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन। इसमें अधिकांशतः जो भाग है वह हरियाणा का है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, थोड़ा सा भाग जो है वह राजस्थान का भी है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है जानते हैं, चंडीगढ़ जो है वह खूबसूरत शहर है। अब चंडीगढ़ को जो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि जो हरियाणा है और पंजाब है दोनों लोग कहते थे यह हमारा है, दोनों लोग अपना राजधानी बनाना चाहते थे। तो भारत सरकार ने कहा कि यह विवाद आगे न बढ़े, इसलिए चंडीगढ़ को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। अब यही चंडीगढ़ में वर्तमान में एक विवाद हुआ है, मतलब आम आदमी पार्टी और बीजेपी यानी मेयर के पद का चुनाव हुआ है। तो मेयर के पद पे जो है जो वहाँ के वोटिंग रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने थोड़ा धांधली किया, जिसके आधार पर विवाद बढ़ गया। मतलब कि वहाँ पे जीत रहे थे आम आदमी पार्टी के जो मतलब मेयर थे कुलदीप जी जीत रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो वोटिंग अधिकारी थे उनको किसके जिता दिया, बीजेपी के मेयर को। उसके बाद वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि हस्तक्षेप किया, कहा कि जो अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो वह कौन जीतेंगे, जो आम आदमी पार्टी के मेयर हैं वह जीत जाएंगे। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को वहाँ मतलब विजयी घोषित किया। चंडीगढ़ जो है वह खूबसूरत है, यहाँ मतलब अच्छे से कॉलेज हैं, यहाँ का जो व्यवस्था है यानी स्वच्छता हो गया, सफाई हो गया, ये बहुत अच्छा है। आगे हम लोग देखते हैं पुडुचेरी। तो पुडुचेरी जो है यह भी भारत के लिए बहुत सामरिक महत्व का है, क्योंकि जो यह जो है वह समुद्र के किनारे है, यानी मतलब कि जो हमारा हिंद महासागर है उसके किनारे है।
अब समझिए पुदुचेरी की जो राजधानी है वो पुदुचेरी ही है। यह भारत के सामरिक महत्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद आया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के लकाय द्वीप भी कहते हैं। इसे संस्कृत और मलयालम में कहते हैं आइसलैंड ऑफ हंड्रेड्स, यानी 100 द्वीपों का समूह कहते हैं। अब एक शब्द सुनते होंगे महाद्वीप और एक शब्द होते हैं द्वीप सुनते होंगे, तो यानी वो ऐसा स्थल जो बहुत विशाल हो उसे महाद्वीप कहते हैं, और ऐसा स्थल जो छोटा हो चारों तरफ पानी से घिरा उसे द्वीप कहते हैं। अब लक्षद्वीप जो है वह खूबसूरत है, यानी मतलब कि भारत में अगर कहीं अगर स्वर्ग है तो जैसे हम लोग कहते हैं कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद लक्षद्वीप में है। तो लक्षद्वीप में अभी हाल ही में मोदी जी वहाँ पे गए थे, उन्होंने वहाँ स्कूबा डाइविंग भी किया। स्कूबा डाइविंग का मतलब होता है ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर समुद्र के नीचे जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि समुद्र के अंदर क्या है, मछलियाँ कैसे क्या काम करती हैं, वो पूरा देखते हैं। स्कूबा डाइविंग हम लोग बाद में समझ लेंगे अलग क्लास में। अब लक्षद्वीप में जब मोदी जी गए तो अब यहाँ एक मालदीव है भारत के नीचे थोड़ा सा एक देश है। अब समझिएगा जो मालदीव है इसकी राजधानी माले है। वहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह मोहम्मद मोइजू जी हैं। वो जो हैं वह चीन के समर्थक हैं, और आप हम सभी जानते हैं कि जो भारत है और चीन है दोनों का अच्छे से बनता नहीं है। इसी से संबंधित एक विवाद हो था डोकलाम विवाद, जो भूटान में एक स्थान है डोकलाम, उससे भी संबंधित विवाद हुआ था। तो वहाँ भारत की सेनाएं और चीन की सेनाएं लगातार बनी थी। अब जो मोहम्मद मोइजू जी हैं मालदीव के राष्ट्रपति, वह चीन के समर्थक हैं। और जो मोदी जी अभी समझ रहे हैं, मोदी जी एक विशाल देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मतलब कि डायरेक्ट कुछ बोल नहीं सकते मालदीव को, तो उन्होंने लक्षद्वीप पे जाकर वहाँ घूमा, यहाँ पर्यटक को बढ़ावा दिया। अब जब पर्यटक को बढ़ावा दिया तो जानते हैं मालदीव में मतलब वहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, पर्यटन है। और उसमें भी सबसे अधिक पर्यटक कहाँ से जाते हैं, भारत से जाते हैं। जब सबसे अधिक पर्यटक भारत से जाते हैं तो अब जब मोदी जी ने मतलब कि वहाँ चले गए, खूबसूरती दिखा दी, तो जो भी मालदीव जाने वाले थे सब कहाँ जाने लगे, लक्षद्वीप। तो वहाँ का पर्यटन व्यवस्था गड़बड़ा गया मालदीव का। अब वहाँ मालदीव में जो 2 मंत्री थे उनको हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने ही विवाद की शुरुआत किया था। वहाँ जो है मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन भी चलता है कि इंडिया को यहाँ से बाहर करो, ठीक है। क्योंकि जो मालदीव है वहाँ पे भारत की सेनाएं रहती हैं। सेनाएं क्यों रहती है, उसको सुरक्षा के लिए तथा मेडिकल इमरजेंसी के लिए। क्योंकि जानते हैं मालदीव चारों तरफ से पानी से घिरा है और एशिया में सबसे छोटा देश है, तो वहाँ व्यवस्थाएं उतना अच्छा है नहीं। तो वहाँ अगर कोई किसी को मेडिकल इमरजेंसी होता है तो हेलीकॉप्टर की मदद से पहुँचाया जाता है। अब हम आगे देखेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की जो स्थिति है सामरिक, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अंडमान निकोबार के जब एकदम साउथ में जाएंगे तो मलक्का जल डमरू मध्य है। मलक्का जल डमरू मध्य, यहीं से अधिकांशतः सामुद्रिक व्यापार होता है। अब अंडमान निकोबार है सामरिक महत्व का है। यहाँ देखिए जो अंडमान निकोबार है, यहाँ 2 जो ज्वालामुखी मतलब 2 ज्वालामुखी हैं, एक तो सुषुप्त ज्वालामुखी है और एक ज्वलंत ज्वालामुखी है। तो जो सुषुप्त ज्वालामुखी है उसका जो है उसका नाम है नारकोंडम, और जो ज्वलंत ज्वालामुखी है उसे क्या कहते हैं, बैरन द्वीप, ठीक है। अब यह जो अंडमान निकोबार है यह सामरिक महत्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह मतलब कि बंगाल की खाड़ी में है, मतलब हिंद महासागर का एक भाग है बंगाल खाड़ी, वहीं यह स्थित है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है, यहाँ ये मतलब यह कई द्वीपों से मिलकर बना है, आगे हम लोग समझेंगे। यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह सैडल पीक है। क्या है, सैडल पीक है। यहाँ ढेर सारे नेशनल पार्क पाए जाते हैं। अब अंडमान निकोबार को भी पर्यटन के लिए अच्छे से मतलब विकसित किया जा रहा है। जो वर्तमान सरकार है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पे ढेर सारा ध्यान दे रही है। अब हम लोग समझते हैं दमन दीव दादर नागर हवेली। पहले दमन दीव एवं दादर नागर हवेली 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2020 में यानी 26 जनवरी 2020 को दोनों को एक कर दिया गया। तो उनका नाम क्या कर दिए, दमन दीव दादर नागर हवेली।
अब जब दोनों एक हो गए, दोनों का अलग अलग राजधानी था, तो अब पूछेगा इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी दमन को बनाया गया। किसको बनाया गया है? दमन को बनाया गया है। अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर का जो मतलब जम्मू कश्मीर का विवाद बहुत पुराना है। यह विवाद जो है राजा हरि सिंह के समय से चला आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर जो है वह एक विशेष राज्य था, यानी वहाँ का एक संविधान था, वहाँ अलग से झंडा था। तो जब संविधान और झंडा अलग होएगा तो विशेष राज्य का दर्जा था। जैसे भारत में अन्य राज्य हैं सब बराबर हैं, लेकिन यह विशेष राज्य का दर्जा रखता था। लेकिन जो वर्तमान गवर्नमेंट है यानी मोदी जी की जो सरकार है, वहाँ से मतलब जो जम्मू कश्मीर यहाँ मतलब कि अनुच्छेद 370 है, 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। यह अब विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है तो जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में ही अलग था और झंडा भी अलग था। तो जो वर्तमान सरकार है उन्होंने मतलब पूरी तरह से 370 को नहीं हटाया है। आप लोग ये ध्यान लग लीजिएगा, कुछ लोग समझते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि जो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 चलता, इसी के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। तो कुछ लोग इस तरह से भ्रम फैला दिए हैं कि जो अनुच्छेद 370 वह पूरी तरह से हटा दिया गया। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो अनुच्छेद 370 का पूरी तरह से हटा देंगे तो जो ये जम्मू कश्मीर है वो भारत का अंग नहीं रह जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 370 ही कहता है कि जो जम्मू कश्मीर की सीमाएं हैं वह भारत की सीमाएं हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 370 है वह पूरी तरह से नहीं हटा गया है। तो इसी में एक कहावत प्रचलित है कि तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। क्यों पत्थर चलाते रह गए इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि जो इसके पहले जो वहाँ आर्मी थी तो वहाँ के लोग पत्थर में से मतलब कि अगर आर्मी कुछ काम करती थी, सड़क बनवाती थी या कुछ भी, तो वहाँ के लोग पत्थर चलाते थे, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टोन पेल्टिंग कहते हैं। तो वहाँ के लोग पत्थर चलाते थे। अब जब कोविड-19 आया उसी समय मतलब कि जो अनुच्छेद 370 है वहाँ से कुछ धाराएं को हटा दिया गया, पूरी तरह से अनुच्छेद 370 नहीं हटा गया। अब यहीं एक अनुच्छेद और समझ लेते हैं। कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अनुच्छेद जो है 35A है। तो 35A क्या कहता है वह समझते हैं कि 35A कहता है कि जो जम्मू कश्मीर में जो भी मतलब खेत हैं या ज़मीन है वहाँ के लोग ही खरीद सकते हैं और वहाँ के लोग ही बेच सकते हैं। बाहरी कोई भी ज़मीन न तो ले सकता है न तो बेच सकता है। अनुच्छेद 35A में यही व्याख्या किया गया है। अब हम आगे देखेंगे लद्दाख के बारे में समझते हैं। लद्दाख जो है वहाँ ज़्यादातर तो मरुस्थल है, यानी ठंडा मरुस्थल है। जैसे राजस्थान का जो मरुस्थल है वह गर्म मरुस्थल है, लेकिन जो लद्दाख है यह क्या है? ठंडा मरुस्थल। एक प्रश्न तो यही पूछता है। अब लद्दाख में जो है लद्दाख वाले मतलब कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक थे तभी से यह विवाद चला आ रहा था। एक वहाँ के मतलब इंजीनियर हैं, 3 इडियट पिक्चर देखे होंगे, सोनम वांगचुक उनका नाम है, जिसका रोल आमिर खान ने निभाया था। वो कह रहे थे कि जो जम्मू कश्मीर है उसे क्या कर दिया जाए, एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए या अलग एक राज्य बनाया जाए। क्योंकि अब देखिए जम्मू कश्मीर जब लद्दाख अलग हो गए हैं फिर भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा तो है, यानी वहाँ एमएलए का चुनाव होगा, लेकिन लद्दाख में जो है वह विधानसभा नहीं है। यही वहाँ के लोग यही विरोध कर रहे हैं। और दूसरा विरोध यह कह रहे हैं कि जो लद्दाख है उसे अनुसूची 6 में शामिल किया जाए, क्योंकि जो अनुसूची 6 है वो मतलब कि SC/ST क्षेत्र से संबंध मतलब विशेष इसे मौका देगा कि आप यहाँ विकास कर सके लद्दाख को लोगों को। तो यहाँ केंद्र जो सरकार है वो ज़्यादा ध्यान देगा लद्दाख में। यही वर्तमान में मुद्दा चल रहा था, इसलिए सोनम वांगचुक जो हैं वो आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन उन्होंने 20 या 22 दिन में अपना आमरण अनशन तोड़ दिया। अब देखिए जो लद्दाख है यहाँ एक मतलब भारत में नेशनल पार्क बनाए हैं, मतलब कि जो एनिमल्स हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है वह कहाँ है? लद्दाख में, जिसे क्या कहते हैं? हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क कहते हैं। हेमिस नेशनल पार्क से एक प्रश्न और आता है,
हिमी नेशनल पार्क जो भारत का सबसे बड़ा मतलब नेशनल पार्क है। अब देखिए इसमें एक दो प्रश्न और है। इसमें यह है कि जो यहाँ दो ज़िले हैं सिर्फ, एक तो लेह है, एक तो कारगिल है। तो कारगिल युद्ध भी सुने होंगे। अब जो लेह है यहाँ सबसे कम वर्षा होता है। प्रश्न में आप लोग ध्यान सुन लीजिएगा। अगर भारत में पूछेगा, सब लोग सोचते हैं कि राजस्थान में यानी जैसलमेर और जो बाड़मेर है वहाँ सबसे कम वर्षा होता है। यह गलत है। सबसे कम वर्षा अगर भारत में कहीं होता है तो वह कहाँ होता है? लेह में होता है। अब यह क्यों कम होता है यह हम लोग जियोग्राफी में समझेंगे। अब यह जो है अनुसूची जो एक हमने उसे विस्तृत रूप में देख लिया। अब हम लोग समझते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 जो है वह किससे संबंधित है ये समझना है। वेतन एवं भत्ते दिया है, वेतन एवं भत्तों का विवरण है। अर्थात इसमें जो मंत्री होंगे, जो राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, राज्यपाल होंगे, उनका वेतन कितना रहना चाहिए इसका विवरण दिया है। क्योंकि बिना वेतन का तो कोई काम करेगा नहीं। मतलब पहले के समय का है नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, पटेल जी हैं, अंबेडकर जी हैं जो बिना वेतन के भी काम कर देंगे राष्ट्र के लिए। आज के नेता को आप लोग जानते हैं कि कितना मेहनत करते हैं। आप समझिए इसमें से 2-3 लोगों का जो है वेतन पूछता है आपके एग्ज़ाम में। अगर आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम देंगे तो पूछता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, राज्यपाल का वेतन कितना है। तो जो राष्ट्रपति का वेतन है वह 5 लाख है, यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा है। और जो उपराष्ट्रपति का वेतन है वर्तमान में 4 लाख है, और जो राज्यपाल का वेतन है वह 3.5 लाख है। तो इसी अभी हमने 2 अनुसूची को अच्छे से देख लिया। उसके बाद हम अनुसूची 3 देखेंगे, 4 देखेंगे। इसी प्रकार पूरा 12 जो अनुसूचियाँ हैं उसे अच्छे से समाप्त करेंगे। अब उसके बाद जो भी आप एग्ज़ाम देंगे तो अनुसूची से आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो अगर आपको यह विषय अच्छा लगे तो जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।